स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 24,57,850 के पार। अब तक 47,988 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 24,57,850 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 6,66,244 हैं, जिसमें से अभी तक 47,988 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 17,48,534 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 7,51,560 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,09,18,197 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 63,70,278 है और खुशी की बात यह है कि अब तक 1,37,94,261 लोग ठीक हो चुके हैं। लाल किले पर तिरंगा लहराने का इस बार दिलचस्प रिकॉर्ड बनाएंगे नरेंद्र मोदी। जी हां, देश की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रतीक लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त 2020 को जब तिरंगा लहराएंगे तो राजनीतिक इतिहास का एक दिलचस्प रिकॉर्ड भी बनाएंगे। मोदी लगातार 7वीं बार तिरंगा लहराएंगे और इसी के साथ सबसे अधिक बार यह सौभाग्य हासिल करने वाले प्रधानमंत्रियों की सूची में वे चौथे नंबर पर पहुंच जाएंगे। लाल किले पर सबसे अधिक बार तिरंगा लहराने का रिकॉर्ड पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम है। इंदिरा गांधी इस उपलब्धि में दूसरे नंबर और मनमोहन सिंह तीसरे नंबर पर हैं। आजादी के बाद से अब तक स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा लहराने वाले प्रधानमंत्रियों की दिलचस्प दास्तान में पीएम बने तमाम नेताओं को कम या अधिक यह सौभाग्य हासिल हुआ है, लेकिन चंद्रशेखर और गुलजारी लाल नंदा 2 ऐसे प्रधानमंत्री भी हुए जिन्हें लाल किले पर तिरंगा लहराने का मौका ही नहीं मिल पाया। नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को जब 7वीं बार तिरंगा लहराएंगे तो वे अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के रूप में 6 बार लाल किले पर तिरंगा फहराने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। अयोध्या में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाएंगे झुंझुनू के मूर्तिकार। जी हां, नाथद्वारा में 351 फुट की शिव प्रतिमा और हिमाचल प्रदेश में 151 फुट की हनुमान जी की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार माथुराम वर्मा अयोध्या में सरयू नदी के तट पर बनने वाली भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण करेंगे। अष्ट धातु से बनने वाली 825 फीट ऊंची श्री राम प्रतिमा को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। पर्यावरण संरक्षण सरकार का कर्तव्य EIA 2020 का मसौदा वापस लिया जाए, सोनिया गांधी। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA 2020 की अधिसूचना के मसौदे को लेकर गुरुवार को सरकार पर पर्यावरण संरक्षण से जुड़े नियमों को छिन भिन करने का आरोप लगाया और कहा कि इस मसौदे को वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पर्यावरण की रक्षा करना सरकार का एक सामाजिक कर्तव्य भी है और इसे इसका निर्वहन करना चाहिए। उनके मुताबिक अनियंत्रित आर्थिक विकास की कल्पना के पीछे भागने से हमारे देश को पर्यावरण और लोगों के अधिकारों दोनों का त्याग अक्सर करना पड़ा है। तरक्की के लिए व्यापारिक गतिविधियों की जरूरत होती है, लेकिन कुछ सीमाएं होनी चाहिए जिन्हें लांघा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, मौजूदा समय की महामारी से सरकार को अपनी पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य संबंधी शासन व्यवस्था पर पुनर्विचार करने का एहसास हो जाना चाहिए, लेकिन इसके उलट पर्यावरण मंत्रालय उचित जन परामर्श के बिना लॉकडाउन के दौरान परियोजनाओं की मंजूरी दे रहा है। बड़ा फैसला, मार्च में BS4 वाहन खरीदने वाले हजारों लोगों को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत।
जी हां, BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च की समय सीमा से पहले जिन लोगों ने अपनी गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम लोगों को अपनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जो गाड़ियां लॉकडाउन से पहले बेची गई है और ई वाहन पोर्टल में रजिस्टर है, सिर्फ उन्हीं का रजिस्ट्रेशन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 25 मार्च के बाद बेची गई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर आसान शब्दों में कहें तो अब लॉकडाउन से पहले बिकी हुई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा, वहीं लॉकडाउन के बाद बिकी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कोरोना को लेकर सीएम योगी का बड़ा फैसला, अब यूपी में लॉकडाउन नहीं। जी हां, उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक यूपी में अब थाना क्षेत्रों के हिसाब से लॉकडाउन नहीं लगेगा, सिर्फ कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी और लॉकडाउन लागू रहेगा। खबर के अनुसार सीएम योगी ने यूपी के व्यापार मंडल को आश्वस्त किया कि अब कोविड-19 के संक्रमण के मद्देनजर थानावार नहीं बल्कि कंटेनमेंट जोन के आधार पर संपूर्ण लॉकडाउन किया जाएगा। इससे व्यापार मंडल को ज्यादा नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष प्रमोद ने बताया कि थानावार लॉकडाउन के कारण यहां के लोगों का व्यापार बुरी तरह प्रभावित है। इस कारण लोगों को काफी मुश्किलें हो रही है। हमने अनुरोध किया है कि थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन न करके सिर्फ उसी परिक्षेत्र में करें जहां कोरोना संक्रमण के मरीज पाए गए हैं। अब इनकम टैक्स अफसरों से नहीं होगा सामना, पीएम ने लॉन्च की ये सेवा, जानिए अहम बातें। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान मंच की शुरुआत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अब कर प्रणाली फेसलेस हो रही है। यह करदाता के लिए निष्पक्षता और एक भरोसा देने वाला है। कर मामलों में बिना आमने सामने के अपील की सुविधा 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन से पूरे देश में नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का ईमानदार करदाता राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार करदाता का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है। इस मौके पर पीएम मोदी की 10 बड़ी घोषणाएं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में कंपनी कर की दर सबसे कम निगमित कर वाले देश में शामिल है। भारतीय कर प्रणाली में बुनियादी सुधारों की जरूरत। कर प्रणाली को बाधा रहित, कष्ट रहित और भय रहित बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आगे बढ़कर कर देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ लोगों के देश में मात्र 1.5 करोड़ लोग ही कर देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि टैक्स चार्ट के जरिए करदाता को उचित, विनम्र और तर्कसंगत व्यवहार का भरोसा दिया गया है। यानी आयकर विभाग को अब करदाता के मान सम्मान, संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखना होगा। प्रधानमंत्री ने करदाताओं के लिए चार्टर का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए मंच पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के तहत फेसलेस मूल्यांकन, फेसलेस अपील और करदाताओं का चार्टर शामिल है। अब उच्च न्यायालय में 1 करोड़ रुपए तक के और उच्चतम न्यायालय में 2 करोड़ रुपए से अधिक के कर विवाद मामले ले जाने की सीमा तय की गई है। विवाद से विश्वास जैसी योजना से कोशिश ये है कि ज्यादातर मामले कोर्ट से बाहर ही सुलझ जाएं। पीएम ने कहा कि कम से कम कानून हो, जो कानून हो वो बहुत स्पष्ट हो, तो करदाता भी खुश रहता है। बीते कुछ समय से यही काम किया जा रहा है। आज से शुरू हो रही नई व्यवस्था, नई सुविधा न्यूनतम सरकार कारगर शासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। ये देशवासियों के जीवन में सरकार के दखल को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। शिक्षा मंत्रालय ने फाइनल ईयर एग्जाम लेने का दिया स्पष्ट निर्देश, छात्रों की सुरक्षा को लेकर कही ये बात। जी हां, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से देश भर की यूनिवर्सिटियों को फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा लेने का साफ निर्देश दिया है। हालांकि एग्जाम के साथ ही सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों की सुविधा और सुरक्षा का भी ध्यान रखने को कहा गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, अगर विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की फाइनल परीक्षाएं आयोजित कर रहे हैं
तो इसमें वो किसी भी प्रकार की मनमानी नहीं कर रहे। उन्हें परीक्षाएं लेने के लिए कहा गया है। वहीं यूजीसी की ओर से जारी दिशा निर्देश में विश्वविद्यालयों से कहा गया है कि ऑफलाइन, ऑनलाइन, ओपन बुक एग्जाम या फिर जो भी तरीका सही लगे उसके जरिए अंतिम वर्ष की फाइनल परीक्षाएं ली जानी चाहिए। निशंक ने कहा, हम नहीं चाहते कि कल के दिन कोई ये बोले कि ये छात्र कोविड धारी है और बिना परीक्षा के इनको डिग्री मिल गई। ये साल और कोविड का संकट काल तो बीत जाएगा, लेकिन छात्रों पर आजीवन ठप्पा लगा रहेगा। हम नहीं चाहते कि हमारे छात्र कोविड धारी कहलाएं या फिर इसके कारण छात्रों के भविष्य का कोई रास्ता बंद हो। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मानसून सक्रिय रहेगा और कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के आसार हैं। बिहार, गंगीय पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तरी ओडिशा, तटीय कर्नाटक, केरल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है और शेष पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। आंतरिक कर्नाटक में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों में मौसम लगभग शुष्क रहने की उम्मीद है।